इस मूवी की शुरुआत होती है दो कपल से। पहला कपल है एजे और उसकी पत्नी माया, जबकि दूसरा कपल है रिची और उसकी पत्नी जैस्मिन। एजे और रिची स्कूल के समय से ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक रिजॉर्ट पहुंचते हैं। वह रिजॉर्ट जंगल के बहुत नज़दीक था। रिची और एजे ने जंगल में बोट राइडिंग का प्लान बनाया था। जब उनकी पत्नियां माया और जैस्मिन सुनती हैं कि दोनों बोट राइडिंग करने जा रहे हैं, तो वे भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। रिची ने हाल ही में कंपनी को बेचा था। सौदा बहुत अच्छा था, इसलिए रिची अपने इकलौते दोस्त के साथ वह खुशी बांटना चाहता था। डिनर के दौरान रिची एक बड़ा खुलासा करता है। रिची बताता है कि वह माया और एजे की ट्रिप का भी सारा खर्चा उठाने को तैयार है। वह रिची की तरफ से एक उपहार था। उस खर्चे में बोट राइडिंग भी शामिल था। इस बोट राइडिंग को क्या कहा जाता था? अगले दिन सभी लोग कयाकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत होती है उनके गाइड से। उनके गाइड का नाम निक था। निक सभी से पूछता है कि क्या उन्होंने इससे पहले कभी बोट राइडिंग किया है। सभी नहीं कहते हैं। निक सभी को लाइफ जैकेट पहना देता है। इस तरह सभी मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सभी एक जगह पर रुकते हैं। निक सभी से कहता है कि अगर वे चाहे तो वे उस ट्रिप को 2 दिनों का बना सकते हैं। वे वहाँ उस जंगल में रुक सकते थे। सभी उस प्लान के लिए तैयार होते हैं। निक सभी को फोन जमा करने के लिए कहता है और बताता है कि पानी में उछल कूद हो सकता है, इसलिए अगर वह चाहे तो वे सभी अपने फोन को एक पॉच में रख सकते हैं जो वाटर प्रूफ है। सभी अपने फोन को पॉच में रख देते हैं, लेकिन एजे अपने फोन को नहीं देता है। दरअसल एजे के फोन में कुछ राज था और एजे को उस राज के बाहर आने का डर था। एजे और जैस्मिन का अफेयर चल रहा था। एजे के फोन में दोनों के कुछ फोटोज थे, इसलिए एजे अपने फोन को जमा नहीं करता है। जब सभी आगे बढ़ते हैं तो निक सभी को बताता है कि उस जगह पर निक पैदा हुआ है और उससे पहले उसके पिता वहाँ के गाइड रह चुके थे और उसके परदादा के परदादा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस जगह को खोजा था, लेकिन वह उस जंगल में गायब हो गए थे। माया हैरान होती है। माया निक से पूछती कि गायब हो गए थे तो उसका क्या मतलब है। निक बताता है कि उन्हें एक आदिवासी कबीला मिला था और वे फिर कभी वापस नहीं आए थे। एजे पूछता है कि जब वह वापस नहीं आए थे तो उन्हें कैसे पता चला कि वहाँ आदिवासी कबीला था। निक बताता है कि उनके कुछ सामान मिले थे और मल मिला था जिसके अंदर इंसानी हड्डी था। वह कबीला नरभक्षी था। एजे यकीन नहीं करता है, लेकिन माया निक की बातों को गौर से सुन रही थी। माया पूछती है क्या इसका मतलब वे आदिवासी अभी भी वही हैं। निक हाँ कहता है। निक बताता है कि वह उनका घर है और पिछले 100 सालों से लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगल को छोटा किया जा रहा है। उनके खाने खत्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात थी कि वे गुस्सा थे, इसके साथ वे भूखे भी थे। निक बताता कि डरने की बात नहीं है, उनके इलाके में वे नहीं जाएंगे। सभी चलते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। जैस्मिन कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और जैस्मिन बोट से उतर कर आगे जाती है। रिची भी साथ जाता है। जैस्मिन को उल्टी आ रहा था। दरअसल जैस्मिन प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस प्रेग्नेंट की वजह रिची नहीं था बल्कि एजे था। दूसरी तरफ 2 यूट्यूबर उस जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र का वीडियो बना रहे थे और उसे यूट्यूब पर लाइव दिखाने वाले थे। जब दोनों बाइकर उस प्रतिबंधित क्षेत्र को पार करते हैं तो तभी उन पर अटैक होता है, जिससे दोनों बाइकर्स बाइक से नीचे गिर जाते हैं। उस बाइकर में एक का नाम डैनी था। वह लड़की खुद को संभालती है और डैनी के पास जाकर पूछती है क्या वह ठीक है, लेकिन वह लड़की जब डैनी के पास जाती है तो उसे देखकर चीखने लगती है। डैनी का सर धड़ से अलग था। वह लड़की वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ एजे और उसके दोस्त मस्ती करने के लिए जब पानी को एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं तो एक पाइथन का बच्चा पानी के साथ जैस्मिन पर आ जाता है। निक उस सांप को उठाकर फिर से पानी में छोड़ देता है और बताता है कि बेबी पाइथन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एजे रिची का मजाक उड़ाता है तो रिची एजे को पानी में भिगाने के लिए उसके किया को भी पानी में उलट देता है। पानी में गिरने से एजे का फोन गुम हो जाता है। एजे फोन को ढूंढने लगता है। निक एजे की मदद करता है और पानी में कूद जाता है। निक फोन को पानी में ढूंढ लेता है और उसे वापस से एजे को दे देता है। एजे का फोन पानी में गिरने से बंद हो चुका था। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो यूट्यूबर थी। वह लड़की भागते हुए एक गुफा के करीब आ जाती है, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। वह लड़की खुद को लाइव करने की कोशिश करती है और उसके साथ जो हुआ था उसे बताने लगती है। तभी उसके पास डैनी का कटा हुआ सर उड़ाते हुए आता है, जिससे वह लड़की और डर जाती है। वहाँ पर एक आदिवासी आता है और उस लड़की को मार देता है। उधर एजे अपने फोन को सुखाने की कोशिश करने लगता है। सभी उस जंगल में आराम करने के लिए पेड़ों से बांधकर स्लीपिंग पॉच तैयार करते हैं। माया निक से बात करती है और निक से पूछती है कि वो उस जंगल में कैसे फंस गया। निक अपने परपर दादा का फोटो दिखाता है जो उस जंगल में पहली बार आए थे। निक बताता कि वह अपने परपर दादा से बहुत इंस्पायर था। वह यहाँ अक्सर आता रहता था और धीरे धीरे उसे उस जंगल में अच्छा लगने लगा और वह वहीं रहने लगा। माया पूछती क्या उसे सच में लगता है कि उसके परपर दादा को आदिवासी ने मार दिया था। निक कहता कि गायब होने के बाद उसके परपर दादा कभी नहीं मिले। इसके अलावा निक एक और व्यक्ति के बारे में बताता है जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था। वह एक लकड़हारा था। निक बताता कि आदिवासियों के पास अपने खाने को फ्रेश रखने का कोई साधन नहीं होता है, इसलिए वे अपने शिकार को तब तक जीवित रखते थे जब तक वह शिकार मौत के करीब नहीं पहुंच जाए। इसलिए उस लकड़हारे को पकड़ने के बाद वे उसे अपने कबीले में लाते हैं
और उसके एक पैर को जख्मी कर उसे छोड़ देते। वह लकड़हारा किसी तरह से नदी के पास पहुंच गया था और वहां से नीचे पानी में कूद गया था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। तभी बातों के बीच वहां पर एजे आ जाता है। एजे निक से कहता है क्या वह फिर से भूतों की कहानियां सुना रहा है। एजे माया से सोने चलने के लिए कहता है। इस तरह माया और एजे वहां पर से चले जाते हैं। सभी अपने स्लीपिंग पॉच में रेस्ट करने लगते हैं। बीच में जैस्मिन टॉयलेट के लिए उठती है। जब वह वापस आने लगती है तो वहीं पर एजे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। एजे जैस्मिन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन कहती है कि उसकी बेबी उससे 20 फीट दूर है। जैस्मिन एजे से पूछती है कि उससे लगा वो उस ट्रिप के दौरान सभी को सच बता देगा, लेकिन एजे माया के साथ साथ जैस्मिन को भी धोखा दे रहा था। एजे जैस्मिन को कहता है कि माया के पिता जल्द ही कंपनी को छोड़ने वाले हैं और किसी को तो उनकी जगह लेनी पड़ेगी। एजे जैस्मिन से कहता है कि वह तब तक इंतजार करे। इससे पहले एजे ने जैस्मिन को बताया था कि वह उस कंपनी को छोड़ने वाला था। जैस्मिन समझ जाती कि एजे झूठ बोल रहा था, वह माया को नहीं छोड़ना चाहता था। जैस्मिन एजे पर गुस्सा होती है और एजे से कहती है कि उनके बारे में उसका शुरू से बताने का इरादा नहीं था। जैस्मिन गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और उस प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगती है। एजे जैस्मिन को रोकता है, लेकिन जैस्मिन एजे की बात नहीं सुनती है। एजे वापस आकर अपने पोर्च में सो जाता है। माया और रिची भी जागे हुए थे। दोनों ने एजे और जैस्मिन की सारी बातों को सुन लिया था। रिची और माया कुछ नहीं बोलते हैं। अगली सुबह जब सभी जागते हैं तो देखते हैं कि वहां पर रिची नहीं था। रिची निक के बोट को लेकर वहां से कहीं चला गया था। उसी बोट में सभी के मोबाइल फोन्स रखे हुए थे, जिससे वह किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। एजे का मोबाइल फोन भी पानी में गिर गया था, जिससे उसका मोबाइल फोन खराब हो गया था। उस जंगल में रिची को ढूंढने में घंटों लग सकते थे, लेकिन वहां पर एक ही नदी बह रही थी, इसलिए सभी जानते थे कि रिची उसी नदी से आगे गया होगा। सभी उसी नदी के रास्ते रिची को ढूंढने के लिए निकलते। सभी आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर दो नदियों के रास्ते आकर मिलते थे। एक तरफ तेज धारा बह रहा था तो दूसरी तरफ वह रास्ता था जो प्रतिबंधित था। रिची तेज धारा की तरफ नहीं जा सकता था क्योंकि इससे पहले उसने बोटिंग नहीं किया था, इसलिए अब दूसरा रास्ता बचता है। लेकिन दूसरे रास्ते पर जाने से निक मना कर देता है। निक उनसे कहता है कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है और उधर वह नहीं जा सकता है। एजे निक से कहता है कि वह उसके दोस्त को लिए बगैर वहां से नहीं जाने वाला है, और अगर निक वहां से जाना चाहता है तो वह जा सकता है, लेकिन उसे बोट को वहीं छोड़ना पड़ेगा। उसे वहां से स्विमिंग करते हुए वापस जाना होगा। माया, जैस्मिन और एजे की जिद के आगे निक को भी वहां जाना पड़ता है। इस तरह सभी उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं। आगे बढ़ते हुए सभी को एक बोट मिलता है जिसे रिची लेकर गया था। एजे और सभी रिची का वहीं आसपास तलाश करने की सोचते हैं। निक उनके साथ और अंदर जाने से मना कर देता है और वहीं पर रुक जाता है। निक सभी से कहता है कि अगर वे लोग 1 घंटे में वापस नहीं लौट सके तो वह वहां से चला जाएगा। निक डर रहा था। सभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटा सा जगह दिखता है। दूसरी तरफ निक को कुछ आवाजें सुनाई देती है। निक को लगता है कि वे लोग वापस लौट आए, इसलिए निक आवाज लगाता है और बताता है कि वह वहां पर है। जब कोई भी कुछ नहीं बोलता है तो निक उसी आवाज की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने पर निक उसी जगह पहुंचता है जहां पर लोगों को पकड़कर उन्हें जिंदा रखा जाता था। वहां पर बहुत से टूरिस्ट का सामान मिलता है। निक को जब लगता है कि वहां पर कोई है तो वह पीछे मुड़कर देखता है। वहीं पर एक कबीले का आदमी बैठा हुआ था। जब आंखें खोलता है तो निक वहां से भागने लगता है। भागते हुए निक वापस से कियाक पर आ जाता है। निक का पीछा करते हुए वहां पर कई आदिवासी आ जाते हैं। जब निक कियाक को लेकर वहां से निकलने लगता है तो वे आदिवासी निक का गला काट देता है, जिससे निक मारा जाता है। उधर एजे, माया और जैस्मिन उसी गुफा में पहुंचते हैं जहां पर डैनी का सर मिला था। जैस्मिन उस हेलमेट को देखती है जिसके अंदर डैनी का सर था, लेकिन वह हेलमेट में केवल खून लगा हुआ था और सर गायब था। तभी पीछे से रिची आकर जैस्मिन को गले लगा लेता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। एजे पूछता कि रात में वह कहाँ चला गया था। रिची बताता कि उसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहां से निकल गया था और जीप के तलाश में वह आगे बढ़ गया था। दरअसल सभी एक जगह पहुंचने वाले थे जहां कैंप करने के लिए दूसरे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। कोई भी रिची की बातों पर यकीन नहीं करता है। सभी वापस से कियाक की तरफ लौटने लगते हैं जहाँ पर निक था। रास्ते में एजे रिची से कहता है कि उसने वैसा क्यों किया, वो उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। रिची एजे से कहता है कि उसे सब ऐसे ही मिल गया। एजे ने एक ऐसे परिवार में शादी की जिसमें उसे जॉब आसानी से मिल गया था, जबकि रिची ने मेहनत और लगन से आज वो जिस पोजीशन पर उसे हासिल किया है। रिची एजे से कहता है कि उसे माया जैसी खूबसूरत बीवी मिली, लेकिन फिर भी उसके लिए काफ़ी नहीं था। रिची एजे का फ़ोन एजे को वापस दे देता है। एजे का फ़ोन सूख गया था। रिची एजे से कहता है कि उसे अपना फ़ोन लॉक करके रखना चाहिए। एजे के फ़ोन में जैस्मिन का तस्वीर था। इसके बाद सभी उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर निक उनका इंतजार कर रहा था। जब एजे देखता है कि निक वहां पर नहीं है तो उसे लगता है कि निक उन्हें छोड़कर जा चुका है। जैस्मिन कहती है कि निक उनका खाना और सब कुछ लेकर चला गया है। एजे को वहां पर निक का चाकू मिलता है, जिससे सभी को कुछ अनहोनी का एहसास होता है। सभी वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी कियाक से नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निक का कियाक दिखता है। जब वह वहां पर रुकते हैं तो उन्हें एक बर्तन में कुछ उबलता हुआ दिखता है। जैस्मिन जब दिखती है तो वह डर जाती है।
उस बर्तन में निक का सर था। सभी घबरा जाते और वहां से भागने लगते। एजे रिची से कहता है कि सब उसकी गलती है, अगर वह रात को की आग लेकर नहीं जाता तो निक जीवित रहता। एजे और रिची बहस करने लगता है तो माया दोनों को समझाती है और वहां से चलने के लिए कहती है। सभी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पेड़ की वजह से रास्ता बंद था। सभी क्या को पेड़ के नीचे से ले जाने की सोचते हैं। पेड़ के नीचे से वे निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एजे पर कोई हमला कर देता है। रिची एजे की मदद करने लगता है, जिसमें रिची का हाथ जख्मी हो जाता है। जैस्मिन और माया भी एजे की मदद करने लगते हैं। माया उस आदिवासी के सर पर पत्थर से वार करती है, जिससे वह आदिवासी पानी में गिर जाता है, लेकिन वह फिर से उठकर हमला करने की कोशिश करता है। इस बार एजे उसके सीने में चाकू घुसा देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है। दूसरा आदिवासी उन्हें दूर से देख रहा था। इस बीच उनकी कैक पानी में बहते हुए वहां से दूर चला जाता है। उधर वह आदिवासी घायल अवस्था में किनारे पर आता है। जब दूसरा आदिवासी अपने आदमी को घायल देखता है तो वह उसे खत्म कर देता है। वह आदिवासी उसके दिल को निकालकर अपना आहार बना लेता है। जैस्मिन सभी को रुकने के लिए कहती है और बताते कि अब वह नदी से नहीं जा सकते क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता था। सभी अब दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। रिची का बहुत खून बह रहा था। रिची जैस्मिन से कहता है कि उसे उसका कुछ करना पड़ेगा। माया एजे से चाकू मांगती है और एजे के बनियान को फाड़कर उसे रिची के घाव पर लगा देती है। रिची का खून गिरना बंद हो जाता है। एजे रिची को ताना मारता है और कहता है कि उसका दिया तोहफा कितना अच्छा है। उन्हें कटा सर मिला, वह भी उबलता हुआ। रिची एजे के ताना मारने से चिढ़ता है। माया एक जगह रुकती है। माया के रुकने पर जैस्मिन और रिची भी रुकते हैं। एजे पूछता कि वह क्या कर रही है। उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता था। माया कहती कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वे उन्हें खत्म नहीं करेंगे। रिची पूछता कि वह इतना यकीन से कैसे कर सकती है। माया उस बात को बताती है जो निक ने माया को बताया था। निक ने कहा था कि नरभक्षी अपने शिकार को घायल छोड़कर उसे कई दिनों या हफ्तों तक भटकने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक वे अपने शिकार को नहीं मारते थे जब तक उन्हें भूख नहीं लगता था। एजे हंसता है और कहता है कि उसका मतलब है कि वो उनके साथ खेल रहे हैं। रिची सभी से कहता है कि अंधेरे में वह चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और दो के पैर में पहरा देना चाहिए। और इसके साथ ही सुबह होते ही पूरब की ओर बढ़ने की सोचते हैं। इस तरह रिची और माया पहरा देने की शुरुआत करते हैं। माया रिची को वह फल देती है और कहती है कि उसे कुछ खा लेना चाहिए। रिची नहीं कहता है। माया रिची से कहती है कि वह चिंता न करे, वे वहां से निकल जाएंगे, उन्हें बस आगे बढ़ते रहना होगा। रिची कहता है कि कैसे। जैस्मिन और उसकी हालत उसने देखी है। माया भी समझ चुकी थी कि जैस्मिन प्रेग्नेंट थी। माया के पूछने पर रिची हाँ कहता है। रिची बताता है कि 3 सालों से कोशिश करने के बाद फाइनली जैस्मिन प्रेग्नेंट थी। रिची माया से कहता है कि उसने कुछ टेस्ट कराए थे और इस बात को जैस्मिन नहीं जानती थी। रिची कभी पिता नहीं बन पाएगा। रिची जानता था कि वह एजे का बच्चा था। रिची माया से कहता है कि जैस्मिन जो भी फैसला लेगी रिची उसका साथ देगा। अगली बार एजे पहरा देता है। एजे को बहुत मच्छर काट रहा था, इसलिए वह अपने फ़ोन को लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे कीचड़ दिखता है। एजे फ़ोन और चाकू को वहीं पर रखकर खुद को कीचड़ से ढक लेता है। जब नरभक्षी वहाँ पर आता है तो वह केवल 3 लोगों को ही देखता है। वह नरभक्षी चौथे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है। वह नरभक्षी वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर एजे खुद को मिट्टी में छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब नरभक्षी आगे बढ़ता है तो एजे पीछे से उस पर हमला करता है। दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन एजे को वह नरभक्षी घायल कर देता है। वह आदिवासी जब एजे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर रिची आ जाता है और उस आदिवासी से लड़ने की कोशिश करने लगता है। एजे को धक्का लगता है, जिसके कारण एजे वहाँ से नीचे ढल जाता है। नीचे ढलने पर वह एक पत्थर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वह आदिवासी रिची के जख्मी हाथ को चबाने लगता है। जब एजे बेहोश होता है तो उसे सपना आता है। एजे उस जंगल में माया और जैस्मिन के साथ अकेला है, जबकि माया और जैस्मिन उसे अपना निवाला बना रही है। अचानक एजे जाग जाता है। एजे ऊपर आने की कोशिश करता है। ऊपर आने पर एजे देखता है कि आदिवासी रिची को बांध कर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। जब आदिवासी आपस में बात कर रहे होते हैं तो एजे रिची के पास आता है। एजे रिची को छुड़ाने लगता है, लेकिन वह फिर रुक जाता है। रिची हैरान होता है। एजे रिची से कहता है कि वह फिक्र ना करे, वह माया और जैस्मिन को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। एजे वहाँ से चला जाता है। वे आदिवासी रिची को घसीट कर अपने कबीले में ले आता है और रिची के पैर को जख्मी करके उसे छोड़ देता है। रिची उसी जख्मी हालत में वहाँ से भागने लगता है, जबकि कई बच्चे मिलकर रिची का शिकार करने के लिए उसके पीछे आता है। अंत में वो बच्चे रिची को खत्म कर देता है। सुबह किसी तरह से एजे माया और जैस्मिन के पास पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर जैस्मिन रिची के बारे में पूछती है। एजे कहता है कि रिची जीप ढूंढने आगे गया है। जैस्मिन यकीन नहीं करती है और कहती कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। जैस्मिन फिर से पूछती है तो एजे फिर से वही बात दोहराता है। माया और जैस्मिन समझ जाते हैं कि रिची के साथ कुछ गलत हुआ है और शायद वह आदिवासियों का निवाला बन गया है। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वे आदिवासी उनका पीछा करने लगता है।
भागते हुए जैस्मिन एक बनाए हुए गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में नुकीला छड़ निकला हुआ था जो जैस्मिन को घायल कर देता है। माया जैस्मिन के पास आती है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। एजे एक लता को ढूंढता है और उसे माया में बांध देता है। माया नीचे उस गड्ढे में आती है और उस छड़ को काटने के लिए एजे से चाकू मांगती है, लेकिन माया जब ऊपर देखती है तो वहाँ पर एजे नहीं था, जिससे माया घबराने लगती है और सोचती है कि शायद एजे छोड़कर उन्हें भाग गया है। तभी एजे चाकू ढूंढकर माया को देता है। माया चाकू की मदद से जैस्मिन को छुड़ा देती है। इस तरह एजे जैस्मिन और माया को ऊपर खींच लेता है। जैस्मिन बहुत जख्मी हो चुकी थी, जिसके कारण वह भागने में पीछे छूट रही थी। एजे और माया भागते हुए जैस्मिन की मदद कर रहे थे। वह कबीला उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वह उन्हें मार नहीं रहा था। सभी भागते हुए नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां से एजे, माया और जैस्मिन पानी में कूद जाते हैं। पानी के साथ तैरते हुए उन्हें उनका कयाक मिल जाता है। एजे जैस्मिन और माया को उसमें बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। सभी पानी के बहाव में बहते हुए कुछ दूर आ जाते हैं। सभी एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पानी शांत था। जैस्मिन और माया थक कर सो गए थे। एजे कयाक से नीचे उतरता है और ऊपर जंगल में जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। वह उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर उसे बजने के लिए छोड़ देता है। जब आदिवासी उस आवाज को सुनता है तो वह उस रिकॉर्डिंग के पास आता है। एजे आदिवासी को मारने की कोशिश करता है। उस हाथापाई में एजे का फोन कीचड़ में गिर जाता है। वह आदिवासी एजे को कीचड़ में पटक देता है और उसके सर को उसमें डुबा देता है, लेकिन वह एजे को जान से नहीं मारता है। वह आदिवासी एजे को भागने का मौका देता है। वह आदिवासी एजे को पेड़ में बांध देता है और उसके चाकू को वहीं पर घोंप देता है। वह आदिवासी पहले उन लड़कियों को खत्म करने की सोचता है जो पानी में थे, लेकिन एजे उस चाकू को पकड़ लेता है और उस चाकू से आदिवासी पर हमला कर देता है। एजे पानी में कूद जाता है। पानी में अचानक कूदने से जैस्मिन और माया डर जाती है, जिससे दोनों बोट से नीचे गिर जाती है। एजे और वह आदिवासी लड़ने लगता है। एजे को रिची से किया हुआ वादा याद आता है। उसने वादा किया था कि वह माया और जैस्मिन को बचाएगा। एजे उस आदिवासी के सर को उड़ा देता है, लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं। एजे सभी का सामना करने के लिए पीछे रुक जाता है और जैस्मिन माया को वहां से निकलने का समय देता है। माया एजे को रोकने की कोशिश करती है। वे आदिवासी एजे को खत्म कर देते हैं। माया और जैस्मिन वहां से बहते हुए एक दूसरे किनारे पास आ जाते हैं, जहां उन्हें ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखता है। माया और जैस्मिन बहुत कोशिश करने के बाद उस चट्टान से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर पहुंचने पर वह जीप आ जाता है जो उनका इंतजार कर रहा था। इस तरह माया और जैस्मिन बच जाती है। जंगल को दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक दूसरे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।